हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम राजस्थान हिस्ट्री में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मेवाड़ का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सर्वप्रथम इसमें देखते हैं कि मेवाड़ में किस किस के बारे में क्या पढ़े। सर्वप्रथम मेवाड़ के शासकों के बारे में पढ़ेंगे, यानी मेवाड़ के जो शासक थे उन्होंने किस प्रकार मेवाड़ की शासन सत्ता को आगे बढ़ाया था। सर्वप्रथम मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना, मेवाड़ की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गुहिल वंश की स्थापना होती है और गुहिल वंश की स्थापना 566 में गुहिलादित्य के द्वारा की जाती है। मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने 566 में की थी। ये गुहिल वंश की शाखाओं की अगर बात करते हैं, सबसे प्रमुख शाखा की राजस्थान की जो मेवाड़ की शाखा है सबसे प्रमुख शाखा है। वैसे 24 शाखाएं मानी जाती है। सबसे प्रमुख शाखा कौन सी थी? मेवाड़ की जो गुहिल वंश की शाखा थी वो सबसे प्रमुख शाखा थी। कहा जाता है कि ये जो गुहिल वंश है ये लंबे समय तक विश्व में दुनिया भर में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? अपना गुहिल वंश ही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि मेवाड़ का जो शासक बना था अल्लट। मेवाड़ का शासक कौन सा बनता है? अल्लट है। इसे आलू रावल भी कहा जाता है। दूसरा नाम कौन सा आता है इसका? आलू रावल है। ये राजधानी किसको बनाता है? आहड़ को बनाता है। और इसने हरियाली देवी से विवाह किया था और हरियाली थे, उन थे, विदेशी थे और उन्होंने की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार करता। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम तीसरा शासक पढ़ेंगे जेतर सिंह। तीसरा शासक कौन से पढ़ेंगे? जेतर सिंह है, जिसके द्वारा इल्तुतमिश के साथ क्या है? युद्ध लड़ा गया था, जिसका नाम कौन सा है? भूतला का युद्ध है। 1227 में युद्ध लड़ा गया था, जिसका नाम क्या? भूतला का युद्ध या भूतला का युद्ध है, जिसमें जेतर सिंह के द्वारा इल्तुतमिश को पराजित किया गया था। इसके बाद हम अगला शासक पढ़ेंगे। जेतर सिंह के बाद में 1301 से लेकर 1303 तक अपने अगले शासक आते हैं रतन सिंह। रतन सिंह की अगर हम बात करते हैं, इनके समकालीन 1296 से लेकर 1316 तक कौन से थे? अलाउद्दीन खिलजी। वही साम्राज्यवादी नीति, दिल्ली के सल्तनत के शासक हैं। साम्राज्यवादी इनकी नीति थी अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और कई ग्रंथों में कहा जाता है, पद्मावत में कहा गया था कि पद्मनी को पाने के लिए इन्होंने जो अपने मेवाड़ है, मेवाड़ के किले पर क्या इनके द्वारा आक्रमण किया गया। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। शासक रतन सिंह। इसके बाद में शासक रतन सिंह के बाद में शासक आते हैं अपने लख सिंह लाखा। लख सिंह लाखा 1382 में मेवाड़ के शासक बनते हैं। और लाखा की अगर हम बात करते हैं, इसी काल में जो अगर हम बात करते हैं बंजारे ने पिछोला झील बनाई थी और इसी पर नटनी का समुद्रा बनाया गया था। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लख सिंह लाखा के बाद में इनका शासक बनता है इनका बेटा मोकल कुंभा। और कुंभा के बाद में शासक बनता है इनका बेटा सांगा है। सांगा के बाद में शासक बनाया जाता है रतन सिंह है। रायमल के दो थे, उनमें से क्या रतन सिंह को शासक बनाया जाता है। रतन सिंह के बाद में शासक बनते हैं उदय सिंह है। और उदय सिंह के बाद में शासक जो बनाए जाते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को शासक बनाया जाता है। महाराणा प्रताप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जिनके घोड़े का नाम चेतक था उनके बारे में पढ़ेंगे। वो प्रताप तो था, राजधानी परिवर्तन करते हैं, चावल को राजधानी बनाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आते हैं इनके अगले शासक अमर सिंह फर्स्ट है। अमर सिंह फर्स्ट के बाद में शासक सत्ता परिवर्तन होती है और राज सिंह बनते हैं। इसके बाद में आते हैं संग्राम सिंह है। इस प्रकार मेवाड़ की जो शासन सत्ता है वो चलती है। इस सभी शासकों के बारे में क्या हम एक एक कर डिटेल से पढ़ेंगे। इस प्रकार के जब इन सभी शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा मेवाड़ का इतिहास क्या पूरा हो जाएगा। मेवाड़ का इतिहास सबसे लंबा और सबसे बड़ा इतिहास माना जाता है, तो इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेवाड़ का इतिहास है। मेवाड़ की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम इसी शब्द से लेते हैं कि इसे मेवाड़ क्यों कहा जाता है। मेवाड़ का इतिहास है, इस क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहा जाता है। सर्वप्रथम मेवाड़ शब्द की अगर हम बात करते हैं तो मेवाड़ में सर्वप्रथम मेव या मेरों के द्वारा क्या है यहाँ पर बसे थे। मेव या मेव जाति या मेरों का यहाँ पर बसाव होने के कारण इस क्षेत्र को मेघपाड़ या मेवाड़ कहा जाने लगा। इसका प्राचीन नाम क्या कहलाता है? प्रागवाड़ कहते हैं, मेदपाटन कहा जाता है, या इसका सबसे प्राचीन नाम क्या था? सीवी था। इसका सबसे प्राचीन नाम क्या है? सीवी है। जो जनपद था जिसकी राजधानी कौन सी आती है? माध्यमिका चित्तौड़गढ़ में। हमने पढ़ा सीवी माध्यमिका है, पिंड पांडे सारी कहाँ पर आती है? चित्तौड़गढ़ में आती है। जब हमने देखा था कि कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार की सभ्यताएं हैं तो उनमें हमने पढ़ा था इनके बारे में। तो सबसे प्राचीन नाम मेवाड़ का कौन सा आता है? सीवी है। जो जनपद था जिसकी राजधानी की हम बात करते हैं माध्यमिका, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। और इसके मेवाड़ के अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो प्रागवाड़ है, मेदपाटन। प्रागवाड़ है और मेदपाटन है। प्रागवाड़, मेदपाटन या मेवाड़ इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर्वप्रथम जो बसने वाले लोग थे वो मेव जाति से संबंधित थे या मेर से संबंधित थे, इसलिए इस क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र पर सर्वप्रथम अधिकार मौर्यों का रहा था।
इस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, यानी मेवाड़ की शासन सत्ता पर सर्वप्रथम अधिकार करने वाले शासन कौन थे? मौर्य थे। चित्रांग मौर्य ने चित्रकूट पहाड़ी या मेसा पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है, ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो चित्रांग मौर्य के द्वारा चित्रकूट पहाड़ी या मेसा पठार पर क्या बनाया गया है? अपना जो दुर्ग बनाया गया है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का किला बनाया गया है। इन्हीं का वंश था 734 में एक मानमोरी नाम का व्यक्ति था, वो शासन कर रहा था। 734 में मानमोरी नाम के व्यक्ति के द्वारा मेवाड़ के शासन सत्ता के रूप में कार्य किया जाता है। इन्हीं के समकालीन 566 में घुइल वंश की स्थापना घुइलादित्य के द्वारा की जाती है। एक व्यक्ति था जिसका नाम कौन सा था? घुइलादित्य है। ये घुइल वंश की स्थापना मेवाड़ में कर देता है। इन्हीं का वंश था कालभोज, जिसका नाम क्या था? कालभोज था, जो हारित ऋषि का शिष्य था। किसका था? हारित ऋषि का शिष्य था। हारित ऋषि थे, उनके पास गाय थी, उनके पास क्या गाय हुआ करती थी। तो कालभोज जो व्यक्ति था उनकी गाय चराया करता था। कालभोज व्यक्ति है, उनकी गाय चराया करता था। तो कालभोज जब उनकी गाय चराता था तो जो हारित ऋषि थे उनकी कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें क्या एक उपाधि दी थी, जिसका नाम क्या? बप्पा रावल उपाधि दी थी और आशीर्वाद दिया था कि जब जो भी युद्ध करेगा या जिस प्रकार का तू कार्य करेगा उसमें क्या सफल होगा। तो इसे अगर कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? वो उसके कौन से आते हैं? हारित ऋषि के द्वारा इसे बप्पा रावल की उपाधि दी गई थी। बप्पा रावल की उपाधि देने के बाद इसने 8वीं शताब्दी में 734 में जो मानमोरी था उसके ऊपर क्या हमला करता है और उसको मानमोरी को यहाँ से भगा देता है और 8वीं शताब्दी में यहाँ पर घुइल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। मेवाड़ में घुइल साम्राज्य की स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? जो हारित ऋषि का शिष्य था, जिसका नाम क्या था? कालभोज था, जिसे उसके उपनाम या उपाधि के रूप में क्या कहा जाता था? बप्पा रावल है। वो मानमोरी पर क्या है? हमला करता है, मानमोरी को यहाँ से खदेड़ देता है और घुइल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो इस प्रकार मेवाड़ जो क्षेत्र था उसमें क्या है? घुइल साम्राज्य अपना स्थापित होता है। अब मेवाड़ में घुइल साम्राज्य स्थापित हो गया तो राजधानी किसको बनाई? इसके द्वारा राजधानी नागदा उदयपुर को क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। लंबे समय तक उदयपुर को एक क्षेत्र विशेष होने के कारण उदयपुर को एक राज्य के रूप में क्या जाने लगा था। उदयपुर था, इसको क्या एक राज्य के रूप में क्या जाने लगा था। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं? प्रतापगढ़, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर, इसके आसपास के जो क्षेत्र है वो कौन से आते हैं? अपने मेवाड़ क्षेत्र के अधीन में आते हैं। इसके आसपास के क्षेत्र जो बसे हुए हैं इन्हें क्या कहा जाता है? मेवाड़ कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, जब इनके आसपास के क्षेत्र के शासक इनके सम्मिलित होते थे, किलों को अपने अधीन किया करते थे, तो किस प्रकार ये अपने ही किलों को छोड़कर दूसरों को अपनी विरासत में अधीन लिया करते थे, तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेवाड़ में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उसके आसपास के क्षेत्र क्या सम्मिलित हुआ करते थे। तो उदयपुर लंबे समय तक एक स्वतंत्र राज्य की श्रेणी में रहा। इसी क्या है? उदयपुर राज्य की नाम का दर्जा भी प्राचीन समय में दिया जाता था। और उस समय जो अगर हम बात करते हैं, घुइलादित्य ने घुइल वंश की जब स्थापना की थी तो उन्होंने राजधानी किसको बनाया था? नागदा उदयपुर को बनाते हैं। इसके बाद में अगले शासक आते हैं अपने अल्लट या आलू रावल है। अल्लट या आलू रावल है वो मेवाड़ के अगले शासक आते हैं। अल्लट ने हुण राजकुमारी हरियाली देवी से विवाह किया। एक राजकुमारी है जिसका नाम क्या है? हुण है। हुण राजकुमारी हरियाली देवी से विवाह किया था। हुण थे तो क्या है? विदेशी हुण थे। उनका मुख्य कार्य क्या था? विदेशी। जाति किस प्रकार की थी? विदेशी थी। हुण थी, जाति विदेशी थी, तो हुणों का मुख्य कार्य क्या करना था? लूटपाट करना था। उनका मुख्य कार्य क्या था? लड़ाई झगड़ा और लूटपाट करना था। उनका क्या मुख्य कार्य? लड़ाई झगड़ा ही करना था। लूटपाट करते, लड़ाई झगड़ा करते किसी भी कारण से, तो लूटपाट कर लड़ाई झगड़े के कारण क्या अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। और इसी आलू रावल या अल्लट के काल में भारत में क्या होती है? नौकरशाही प्रारंभ होती है। पहले नौकरशाही के बारे में नहीं जानते। नौकरशाही इसी के शासन में क्या प्रारंभ होती है और यह राजधानी कहाँ ले जाता है? आहड़ को राजधानी बनाता है। प्रश्न पूछा जाएगा, अल्लट के द्वारा उदयपुर जो नागदा क्षेत्र था वहां से राजधानी परिवर्तन कहाँ ले जाया गया था? तो ये पहली राजधानी तो नागदा को रखते हैं और दूसरी राजधानी किसको बनाते हैं? आहड़ उदयपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। इसी के समय क्या कहा जाता है? सिक्के चलाए थे इन्होंने, सोने के सिक्के क्या है? चलाए थे, मुद्राएं इन्होंने क्या है? प्रचलित की थी। इसके बाद में शासक आते हैं जैतर सिंह। मेवाड़ के शासक कौन से आते हैं? जैतर सिंह है। इसके समकालीन दिल्ली सल्तनत का रजिया सुल्तान है, उसके पिताजी थे कौन से? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश है, दिल्ली के सल्तनत पर बैठे थे, साम्राज्यवादी नीति के थे, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। आस पड़ोस में जो दिखे उसको या तो बदलाकर या वो बात नहीं करे तो उसे क्या है?
किसी भी प्रकार से युद्ध भूमि के द्वारा या अन्य किसी भी प्रकार से षड्यंत्र के माध्यम से अपने अधीन करे और उस क्षेत्र को अपने में क्या है मिला ले। इस प्रकार जो इल्तुतमिश थे वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर साम्राज्य को अपनी तरफ क्या है बढ़ा रहे थे। तो उन्होंने जेतर सिंह को अपने अधीन करने के लिए क्या उसे कहा, लेकिन जेतर सिंह ने मना कर दिया। जेतर सिंह ने कहा नहीं, हम आपकी दीनता स्वीकार नहीं करेंगे, मैं स्वतंत्र राज्य की श्रेणी में रहूंगा, स्वतंत्र शासक के रूप में रहूंगा। तो स्वतंत्र शासक के रूप में जब रहेगा तो क्या इल्तुतमिश को ये बात पसंद है। इल्तुतमिश ने इसके ऊपर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, एक बार आक्रमण किया नहीं विजय प्राप्त, दूसरी बार किया नहीं हुआ, तीसरी बार किया नहीं किया। इस प्रकार इल्तुतमिश इसके ऊपर बार बार आक्रमण कर रहा था, जेतर सिंह के ऊपर बार बार आक्रमण कर रहा था। जेतर सिंह परेशान, जब कोई व्यक्ति हमसे लगातार किसी भी प्रकार की बात पूछता है, एक एक बात पूछता है या एक एक प्रकार का व्यवहार करते हैं तो उसके व्यवहार से रुंडित हो जाते हैं, किसी भी प्रकार से हमें क्या अच्छा नहीं लगता है। तो इसी प्रकार जेतर सिंह को यह बात अच्छी नहीं, बार बार वह आक्रमण कर रहा था। तो जेतर सिंह ने अपनी सेना में विस्तार किया, रणनीति अपनाई और इसके ऊपर के आक्रमण किया। 1227 में जेतर सिंह के द्वारा बुथाला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित कर इल्तुतमिश को क्या पराजित कर देते हैं। इल्तुतमिश को यह बात हजम नहीं कि मेरी सेना हार गई, मैं इस जेतर सिंह से हार गया। तो वह जब वापिस जा रहा था, जेतर सिंह से हारकर इल्तुतमिश दिल्ली के लिए वापिस जब जा रहा था तो वो क्या है और क्या, हारते हुए व्यक्ति जब जाता है तो वो और क्या करता, उसने क्या है जो इसके द्वारा राजधानी नागदा बनाई गई थी उस नागदा को क्या तहस नहस कर दिया। उसमें जिस प्रकार की जो व्यवस्था थी उसको क्या तोड़ दिया, किसी कहीं पर आग लगा दी, कहीं पर किसी प्रकार का बिखेर कर दिया, कहीं पर घोड़ों के माध्यम से या अन्य चीजों के माध्यम से क्या है उस जो व्यवस्था को क्या है पूरी तरह तहस नहस कर दिया। तो नागदा राजधानी जो बनाई गई थी इनके द्वारा उसको क्या खत्म कर दिया गया। नागदा राजधानी खत्म करने के बाद ये राजधानी कहाँ ले जाते हैं, चित्तौड़गढ़। ये राजधानी कहाँ पर बनाई थी, इन्होंने राजधानी परिवर्तन की थी और जेतर सिंह के द्वारा राजधानी परिवर्तन किया जाता है। राजधानी कहाँ किया जाता है, चित्तौड़गढ़ की तरफ ही अपनी राजधानी ले जाते हैं। इसके बाद में अगले शासक आते हैं मेवाड़ के रतन सिंह। कौन से आते हैं, रावल रतन सिंह है, जो अगर हम बात करते हैं 1301 से लेकर 1303 तक मेवाड़ के शासक सत्ता के रूप में कार्य किया। रतन सिंह ने मेवाड़ के शासक के रूप में 1301 से 1303 तक काम किया। ये गद्दी पर रहे थे। इन्हीं के सामने हमने पहले पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक दिल्ली के सल्तनत के शासक कौन रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1296 में अपने जो ताऊजी है उनकी हत्या कर दी, भतीजा या दामाद था उनका। तो ये जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है, उनको हटा देता है और अपनी गद्दी अपने अधिकार में लेता है। तो दिल्ली का शासक कौन सा था, अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या था, साम्राज्यवादी नीति का था। अलाउद्दीन खिलजी भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, किसी भी प्रकार से वह क्या है अपने साम्राज्य को और भी किसी भी प्रकार से साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, और हो या उसका भाई हो, किसी भी प्रकार का कोई उसके सामने विरोधी सत्ता दल का हो, किसी भी प्रकार का हो, वह अपने अधीन में रखकर अपने साम्राज्य का केवल विस्तार करना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का था, साम्राज्यवादी नीति का था। तो उसने रतन सिंह को कहा कि तुम मेरे समकालीन कार्य करो, मेरे अधीन कार्य करो, मैं जिस प्रकार कहूं उसे उस प्रकार तुम मेवाड़ के कार्य में मेरा हिस्सा लो, मेरे से पूछो। तो क्या है, रतन सिंह ने मना कर रतन सिंह ने मना कर दिया। रतन सिंह के मना करने के बाद ये 28 जनवरी 1303 को अपनी दिल्ली सल्तनत से चलता है और हमला करने के लिए के मेवाड़ की तरफ बढ़ता है। 28 जनवरी 1303 को जब दिल्ली से चलकर यह मेवाड़ की ओर अग्रसर हो रहा था तो लंबे समय तक इसने कहे मेवाड़ को घेरे रखा। मेवाड़ को इसने लंबे समय तक घेरे रखा, लेकिन मेवाड़ पर इसने के हमला नहीं कर पाया था। लंबे समय तक घेरे रखने के कारण यह मेवाड़ पर जब जो हमला नहीं कर पाया, इस चित्तौड़गढ़ पर हमला नहीं कर पाता है, तो उसके बाद में क्या है, इसने 26 अगस्त 1303 को एक षड्यंत्र का प्रयोग किया, जिसके माध्यम से रतन सिंह को अपने जो किसी भी प्रकार से क्या अपने बातों में ले लिया। रतन सिंह को अपने बातों में लिया, रतन सिंह बाहर आता है, उसको घेर लेता है। 26 अगस्त 1303 को इसने जो चित्तौड़गढ़ है उसके ऊपर हमला किया या रतन सिंह को घेर लिया था। तो रतन सिंह को बचाने के लिए उसकी पत्नी आती है, पद्मिनी, या उसके दो सेनापति थे, गोरा व बादल है, वो उसको छुड़ाने के लिए आते हैं। गोरा व बादल क्या है, उसको छुड़ाने के लिए बाहर की तरफ आते हैं। तो रतन सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है।
रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया था। उसके दो सेनापति थे, गौरव व बादल है, वो दोनों क्या थे, चाचा व भतीजा थे। चाचा वह भतीजा है। एक चाचा भतीजा रचना लिखी गई है हेमचंद्र सूरी के द्वारा, एक किताब लिखी गई है चाचा भतीजा है, जिसमें गौरव व बादल के जो उन्होंने जिस प्रकार युद्ध लड़ा था उस युद्ध के बारे में वर्णन किया गया। तो ये लड़ते हुए मारे जाते हैं, गौरव बादल और रतन सिंह क्या लड़ते हुए मारे जाते हैं। जब ये मारे जाते हैं तो रानी पद्मिनी ने क्या जोहर किया। रानी पद्मिनी ने जोहर किया था 1600 महिलाओं के साथ एकत्रित होकर। यह मेवाड़ का प्रथम जोहर था और मेवाड़ का ऐतिहासिक जोहर था। जोहर की श्रेणी की अगर बात करते हैं तो ऐतिहासिक जोहर था। 1600 महिलाओं के साथ एकत्रित होकर रानी पद्मिनी ने क्या जोहर किया था। और इस जोहर की अगर बात करते हैं, राजस्थान का यह दूसरा जोहर था और मेवाड़ का यह किस प्रकार का था, हमारा प्रथम जोहर था। रानी पद्मिनी क्या है अपना क्या है मृत्यु त्याग दी, ठीक है, अपना उसने क्या है अपनी जिस प्रकार अपने जो क्या है एक तो कैसे किया होता है, एक जोहर होता है, तो रानी ने क्या जोहर किया था। रतन सिंह पहले लड़ता हुआ मारा गया था, यानी रतन सिंह के द्वारा केसरिया पहले ही किया गया था। तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इस प्रकार रतन सिंह का क्या कार्यकाल खत्म होता है। रतन सिंह का जब मेवाड़ पर शासन सत्ता समाप्त हो जाती है तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ का कार्यभार कुछ समय तो अपने पास रखा, लेकिन बाद में इन्होंने अपने बेटे खरीज खां को यहाँ का कार्यभार सौंप दिया। बेटे खरीज खां को यहाँ का कार्यभार सौंपकर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं दिल्ली की ओर चला गया। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं दिल्ली की ओर चला जाता है। एक ग्रंथ है तारीख उल अलाई है और ख्वाजा उल अमीर खुसरो है, उनकी एक ग्रंथ है तारीख उल अलाई है और ख्वाजा उल मुल्तूक है, उनके द्वारा क्या है जो यह युद्ध था, इस युद्ध के बारे में क्या सजीव वर्णन किया गया है। इस युद्ध में जो रतन सिंह को लड़ते हुए मारे गए थे इसके बारे में वृत्तांत जो वर्णन है किया गया है। एक आते हैं शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है पद्मावत है, उसमें उन्होंने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण केवल और केवल क्या है रानी पद्मिनी को पाने के लिए किया था, अन्य कारणों से नहीं। कई किताबों में लिखा जाता है कि वह साम्राज्य नीति का था, इसने टैक्स देने से मना कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी को मना कर दिया था कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, नया तुम्हारे साम्राज्य का विस्तार करने दूंगा। लेकिन मूल जो अमीर खुसरो है उनके द्वारा शेरशाह सूरी के दरबारी कवि है 1540 में उनके दरबार में रहते थे, उनके द्वारा वर्णन किया गया है कि केवल और केवल क्या पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या इस दुर्ग पर आक्रमण किया। कहा जाता है पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी, पद्मिनी बहुत ही सुंदर महिला थी, उसको किसी भी प्रकार से एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने देख लिया। अलाउद्दीन खिलजी के सामने उसे पता चला कि वह बहुत सुंदर है, तो उसने देखने की इच्छा जताई थी। तो कहा जाता है कि जहां तालाब बना हुआ है उस तालाब में दर्पण के माध्यम से क्या उसकी तस्वीर दिखाई थी, एक बार देखी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको पाने के लिए इस दुर्ग पर क्या आक्रमण किया था। इसके बाद यहाँ का कार्यभार खरीज खां सौंपा था। खरीज खां को सौंपकर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं दिल्ली चला गया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के बाद उसका बेटा खरीज खां है वो यहाँ थोड़ी रुकेगा, वो भी कहाँ जाएगा, वो भी दिल्ली जाएगा। पिता जो ऐशो आराम करता है उसी प्रकार के पिता के हैसियत पर चलेगा और उसी प्रकार वह जो खरीज खां था वह भी क्या है दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंचता है तो यहाँ का कार्यभार मेवाड़ का किसी न किसी को सौंपेगा। तो इसने हमने पढ़ा था जालोर का कर्णदेव चौहान है, जालोर के कर्णदेव चौहान है, उसका एक भाई था मुछाला मालदेव। मुछला मालदेव चौहान कहा जाता है या मुछाला मालदेव चौहान कहा जाता है। उसको यहाँ कार्यभार सौंपा था, उसको यहाँ का कार्यभार मेवाड़ का सौंप करके स्वयं कहाँ चला गया था, दिल्ली चला गया था। खरीज खां दिल्ली चला गया था। बेटे के नाम पर इन्होंने क्या इसका नाम मेवाड़ का क्या रखा था, खरीजाबाद रखा था। मेवाड़ का नाम क्या रखते हैं, खरीजाबाद रखते हैं और ये चले जाते हैं दिल्ली। दिल्ली गए थे तो मालदेव चौहान है, कौन सा आता है, मालदेव चौहान है। कर्णदेव चौहान जो जालोर का शासक था उसका भाई है, इसे मुछाला मालदेव चौहान भी कहा जाता है। इसको मेवाड़ का शासक नियुक्त किया, मेवाड़ का कार्यभार इसके अधीन में सौंपा। थोड़े समय बाद इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो यहाँ का कार्यभार जयसिंह जेसा को यहाँ का कार्यभार सौंपा जाता है। जयसिंह जेसा को कार्यभार सौंपा था तो ये क्या थोड़ा सा कम शक्तिशाली शासक था। इसी के समय एक वहां पर सिसोदा गांव है, वहां पर क्या है सिसोदा गांव है और सिसोदा गांव का एक जागीरदार था हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया है, सिसोदा गांव का जागीरदार था। उसने 1326 में इसके ऊपर आक्रमण किया। गुराला या पिछोला पद्धति का प्रथम बार प्रयोग किया था। इसके द्वारा उसने इसके ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके इसको खदेड़ दिया। जयसिंह जेसा को यहाँ से खदेड़ दिया जाता है और मेवाड़ की उदारक के रूप में संज्ञा प्रदान की जाती है।
हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उदारक कहा जाता है क्योंकि मेवाड़ में जो हमीर के द्वारा सिसोदिया सत्ता की स्थापना की गई थी और हमीर महाकाव्य हमीर मद मर्दन है जयसिंह सूरी की कविताएं हैं उसमें हमीर के बारे में क्या वृत्तांत दिया गया है, बताया गया है कि सिसोदा वंश की स्थापना करने वाला मेवाड़ का शासक कौन सा आता है, हमीर सिसोदिया था। इससे पहले कौन सी शाखा चलती थी, रावत। इससे क्या है, रतन सिंह रावल रतन सिंह था, इस प्रकार की शाखा थी, गुहिल शाखा का अंतिम शासक रावल की अगर बात करेंगे तो वो अपना कौन सा था, रतन सिंह था। पूछा जाएगा मेवाड़ में गुहिल वंश से संबंधित रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, तो अपना क्या था, रतन सिंह था। इसके बाद में शासन परिवर्तन होता है और सत्ता कौन सी आ जाती है, सिसोदिया की है, जिसका शासक करने और स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन सा था, अमीर सिसोदिया था, जो कौन सा था, सिसोदा गांव का जागीरदार। सिसोदा गांव का जागीरदार था, अमीर उसका नाम था, तो अपने गांव के नाम से शासन स्थापित करता है और क्या कहता है, अमीर सिसोदिया वंश है, अमीर का सिसोदिया वंश है। तो इसे अमीर को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। हमीर मदमर्दन और हमीर महाकाव्य लेखक जयसिंह सूरी है, उसने अपनी कविता में इसके बारे में क्या डिटेल से वर्णन किया है कि ये मेवाड़ का उदारक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में 1382 में कौन से आते हैं, लख सिंह लाखा है वो काल में आते हैं। तो हम आज थोड़ा सा क्या स्टार्ट कर लेते हैं, मेवाड़ का इतिहास है, ये थोड़ा सा बताए, अब इसमें लिखते हैं कौन सा आता है, मेवाड़ का इतिहास है। मेवाड़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। पहला तो अगर हम बात करते हैं मेवाड़, पहला तो मेवाड़ की अगर हम बात करते हैं तो इसके नाम क्या क्या, इसके नाम की अगर बात करते हैं तो इसे पहले सबसे प्राचीन इसे सीवी कहा जाता था, सबसे प्राचीन नाम के रूप में इसे क्या कहा जाता था, सीवी है, सबसे प्राचीन नाम इसका था सीवी है। सीवी क्या था, जनपद है, सीवी जनपद था। राजधानी कौन सी थी, माध्यमिका है, राजधानी कौन सी थी अपनी, माध्यमिका, माध्यमिका है। सीवी क्या था, जनपद है, राजधानी अपनी कौन सी थी, माध्यमिका। कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। गढ़ तो गढ़ कौन सा, चित्तौड़गढ़ है। तो इस चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ में अगर हम बात करते हैं, मेवाड़ का सबसे प्राचीन नाम सीवी था। सीवी एक जनपद था, राजधानी माध्यमिका थी और इसे क्या कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ है। और इस मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या, मेवाड़ के प्राचीन नाम की अगर हम बात करते हैं तो प्रागवाड़ है, प्रागवाड़ कहा जाता था। मेदपाटन है, प्रागवाड़ है, मेदपाटन, प्रागवाड़ और मेदपाटन या सीवी के नाम से इस मेवाड़ क्षेत्र को कहा जाता था, इस क्षेत्र को कहा जाता था। वर्तमान में ये क्षेत्र कहां पर आते हैं, वर्तमान में प्रागवाड़, मेदपाट, स्वीटन, ये पूछा जाए तो कहां पर आएंगे, अपने उदयपुर में, यहां पर आते हैं उदयपुर में। इस क्षेत्र का नाम मेवाड़ क्यों पड़ा, इस क्षेत्र का नाम क्या है, मेवाड़ क्यों पड़ा। आरंभ में यहां पर मेव जाति, आरंभ में यहां क्या है, आरंभ में यहां पर मेव या मेरों, मेव या मेरों जाति, मेरों या मेर एक ही बात, मेव या मेर जाति के निवास के कारण, आरंभ में यहां पर मेव या मेर जाति के निवास के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ता है, मेवाड़। इस क्षेत्र का क्या नाम रखा जाता है, मेवाड़ है। तो मेवाड़ क्या था, सीवी है, सीवी एक जनपद है, इसकी राजधानी कौन सी है, माध्यमिका है, जो कहां पर, चित्तौड़गढ़। इस मेवाड़ के अन्य क्या क्या नाम है, प्रागवाड़, मेदपाटन है, वर्तमान में ये कहां पर है, उदयपुर में स्थित है। आरंभ में यहां पर मेव या मेर जाति ने निवास किया, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था, मेवाड़ पड़ा था। अब इस क्षेत्र में सर्वप्रथम अधिकार किसका रहा था, सर्वप्रथम मेवाड़ पर अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम मेवाड़ पर सर्वप्रथम शासन मौर्यों का रहा था, मौर्यों का रहा। अगर हम बात करते हैं इस मेवाड़ क्षेत्र पर सर्वप्रथम शासन करने वाला व्यक्ति कौन सा था, तो मौर्य जो वंश था उसके द्वारा मेवाड़ पर आरंभ रूप में क्या शासन किया गया था, चित्रांग मौर्य ने। कौन सा आता है, चित्रांग मौर्य ने चित्रकूट पहाड़ी, कौन सा व्यक्ति था, चित्रांगद या चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य ने चित्रकूट पहाड़ी या मेसा पठार पर, या मेसा पठार पर
पठार पर चित्तौड़गढ़, कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़ बसाया था। तो यहाँ पर क्या है, एक पहाड़ी है जिसका नाम कौन सा आता है? चित्रकूट पहाड़ी। इस पहाड़ी के ऊपर क्या है, एक किला बसा हुआ है, एक दुर्ग बसा हुआ है जिसका नाम क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शासन करने वाला पहला व्यक्ति या इस शासन सत्ता को स्थापित करने वाला कौन सा था? चित्रांग मौर्य था। तो चित्रांग मौर्य ने चित्रकूट पहाड़ी या मेसा पठारों पर चित्तौड़गढ़ बसाया था। इन्हीं का वंश था 734 में। 734 में मानमोरी शासन कर रहा था। मानमोरी के शासन कर रहा था। तो 734 में इस मेवाड़ जो दुर्ग है, इस मेवाड़ सत्ता के ऊपर में शासन के रूप में कार्य कौन करता है? मानमोरी शासन कर रहा था। मानमोरी यहाँ पर क्या है? शासन कर रहा था 734 में। तो इसके बाद में अगर हम बात करते हैं 734 में, तो यह क्या शासन के रूप में यहाँ पर सत्ता को चला रहा था। लेकिन 566 में, इसी के समकालीन 566 में गुहिल वंश की स्थापना कौन करता है? कुलादित्य करता है। तो ये तो कौन सा आता है? अगर हम बात करते हैं 734 में, 734 ईस्वी में मानमोरी शासन कर रहा था। कौन सा मौर्य है? मानमोरी। मानमोरी शासन कर रहा था। तो यहां पर मानमोरी शासन करता है। इसी के समकालीन यहां पर 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना, गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने की थी। प्रश्न पूछा जाएगा कि गुहिल वंश की स्थापना प्रथम बार किसके द्वारा की जाती है? तो गुहिलादित्य के द्वारा 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की जाती है। और गुहिल जो वंश है ये सबसे प्राचीन वंश है, सबसे लंबे समय तक राज करने वाला कौन सा आता है? अपना गुहिल वंश है। इस गुहिल वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसकी 24 शाखाएं, इसकी कितनी शाखाएं हैं? 24 शाखाएं हैं। और अगर हम बात करते हैं श्यामल दास है, जिसका ग्रंथ कौन सा आता है? श्यामल दास की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर, वीर विरोध उनका ग्रंथ है, उसमें बताया कि इसकी 36 शाखाएं हैं। लेकिन मुख्य रूप से अपने इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड क्या बताते हैं? इसकी 24 शाखाएं हैं बताते हैं। तो गुहिल वंश है, सबसे प्राचीन और सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली कौन सी आती है? वंश परंपरा है। 566 में गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने की थी। इन्हीं का एक वंश था, इनका क्या है? एक वंशज है, इनका वंशज था, किसी प्रकार का इनके वंश के रूप में था, जिसका नाम कौन सा आता है? कालभोज। जिसका नाम क्या था? कालभोज। इन्हीं का वंशज था जिसका नाम आता है कालभोज। वो किसका था? हरित ऋषि का शिष्य था। हरित ऋषि का शिष्य था। 566 में गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने की थी। इन्हीं का एक वंशज आता है जिसका नाम कालभोज था। कालभोज हरित ऋषि का शिष्य था। और ये हरित ऋषि की क्या चलाया करता था? गाय चलाया करता था। ये क्या चलाता था? गाय चलाया करता था। गाय चलाया करता था। तो हरित ऋषि की गाय चलाया करता था। तो हरित ऋषि इससे प्रसन्न होकर इसे एक नाम देते हैं जिसका नाम कौन सा आता है? बप्पा रावल है। इसे क्या देते हैं? कालभोज उपाधि देते हैं हरित ऋषि के द्वारा। हरित ऋषि के द्वारा क्या है? गाय चराने के कारण प्रसन्न होकर कालभोज को हरित ऋषि के द्वारा प्रसन्न होकर एक उपाधि दी जाती है जिसका नाम क्या है? कालभोज। उपाधि का नाम क्या है? उपाधि का नाम क्या है? बप्पा रावल है। कालभोज तो इसका नाम था, ओरिजिनल था, इसे बप्पा रावल की उपाधि देते। रावल सत्ता की अगर बात करते हैं यहां से स्टार्ट होती है। तो कालभोज को हरित ऋषि के द्वारा एक उपाधि दी गई थी। वो गाय चराता था, उन गायों चराने से उसके कार्य से प्रसन्न होकर जो हरित ऋषि से इसे एक उपाधि देते हैं जिसका नाम क्या है? बप्पा रावल है। उपाधि दी थी, किसका नाम है? बप्पा रावल है। और इसने इसे उपदेश दिया था कि तू जा, जिस क्षेत्र में जो कार्य करेगा, जिस प्रकार का तू कार्य करेगा उसमें क्या सफल होगा। तो इसने प्रथम बार इसके ऊपर क्या आक्रमण किया था। बप्पा रावल ने 734 में मानमोरी जो शासन करा था इसके ऊपर 8वीं शताब्दी में इसके ऊपर क्या आक्रमण करता है और मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना करता है। बप्पा रावल 8वीं शताब्दी में गुहिल साम्राज्य की स्थापना करता है। मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की स्थापना करता है। इस प्रकार मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। वो कौन सा व्यक्ति था? वो अपना बप्पा रावल था। बप्पा रावल के द्वारा गुहिल सत्ता यहाँ पर स्थापित की जाती है। और राजधानी किसको बनाया जाता है? नालंदा है।
राजधानी इसको बनाया जाता है नागदा। कई बार तो ये राजधानियों से ही प्रश्न आते हैं। पहले नागदा था, फिर कहां पर लिया गया था, आहट थी, फिर ये चित्तौड़ चली गई थी और प्रताप चावड़ रखा था। उसके बाद में कभी राजधानी परिवर्तन नहीं हुई। तो इसमें क्रम पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ की राजधानी का क्रम बताइए, किस प्रकार परिवर्तन हुआ था, किस शासक के काल में कौन सी राजधानी थी और किस शासक ने उस राजधानी को परिवर्तन किया था, किस कारण से उन्होंने परिवर्तन किया था। तो ये राजधानी किसको मनाता है, नागदा को मनाता है। और ये बप्पा जो रावल थे ये के एकलिंगी जो थे, एकलिंगी शिव का जो प्रतिमा है एकलिंगी जी के उनकी पूजते थे, एकलिंगी, ठीक है, एकलिंगी जी के उपासक ये क्या आते हैं। अगर हम बात करते हैं बप्पा रावल है, ये एकलिंगी जी के उपासक थे, उनकी क्या है पूजा अर्चना किया करते थे। एकलिंगी जी के है उपासक थे और उनकी क्या है पूजा अर्चना किया करते थे। इसलिए यह स्वयं को सम्राट न मानकर एकलिंगी जी का दीवान मानते थे। तो एकलिंगी जी के उपासक थे बप्पा रावल, क्या थे, एकलिंगी जी के उपासक थे, यानी जो शिव जी की एकलिंगी जी की प्रतिमा है उनको क्या आराध्य मानते थे, उनको सबसे ऊपर रखते थे और स्वयं उनके दीवान के रूप में कार्य करते थे। तो एकलिंगी जी के उपासक मानते थे। कैलाशपुरी में मंदिर बनवाया, कैलाशपुरी में एकलिंगी जी का मंदिर बनवाया गया था। किसके द्वारा, बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में एकलिंगी जी का मंदिर बनवाया है और एकलिंगी जी को अपने आराध्य माना करते थे। स्वयं सम्राट न कहलाकर एकलिंगी जी को सम्राट मानते थे और स्वयं उनके दीवान के रूप में कार्य करते थे। जब भी हम देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो जो क्या है मेवाड़ में जहां भी कार्य होगा तो वो क्या है सबसे पहले क्या है इस एकलिंगी जी से क्या अनुमति लेते, मंदिर में जाते हैं और उसमें क्या अनुमति लेते हैं। मंदिर में जाते समय ये तलवार स्वयं नहीं रखते, ये एक अपने पास क्या छड़ी रखते हैं। मंदिर में जाते समय तलवार धारण नहीं करते हैं, तलवार को बाहर उतार कर रख दिया जाता है, छड़ी लेकर वो वहां पर जाते हैं क्योंकि शासन सत्ता को चलाने वाले ये कहते हैं कि हमारे एकलिंगी जी हैं, हम तो उनके दीवान के रूप में क्या कार्य करते हैं। तो एकलिंगी जी के उपासक है, इसमें ये लिख लेते हैं कि स्वयं को एकलिंगी जी का दीवान मानते हैं और उनके अधीन सत्ता का संचालन करते हैं, उनके अधीन सत्ता का संचालन करते हैं। यानी स्वयं ये नहीं कहते कि मैं सम्राट, मैं शासक हूं, स्वयं को शासक नहीं मानते हैं, स्वयं को केवल और केवल क्या मानता है, इनके दीवान माना जाता है और इनके दीवान के रूप में ये कार्य करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय ये जो तलवार है उसको बाहर रख देते हैं, तलवार को साथ नहीं ले जाते हैं, तलवार को बाहर कर ये मंदिर में प्रवेश करते हैं और क्या है उनसे जो भी किसी भी प्रकार का कोई भी इन्होंने कार्य करना हो तो उनकी अनुमति के बगैर नहीं करते हैं, या इन्होंने राजधानी परिवर्तन करना हो तो भी उनकी अनुमति लेंगे, या किसी भी प्रकार का युद्ध लड़ना हो तो भी क्या है यह उनकी अनुमति लेते हैं और इस प्रकार के है उनके अधीन में शासन सत्ता चलाते हैं। इनके बाद में जो अन्य शासक आए थे वो भी क्या एकलिंगी जी को क्या सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सबसे ऊपर मानते हैं। तो ये प्रणाली कहां से चली थी, बप्पा रावल के समय से। कहां से चलती है, बप्पा रावल के समय क्या है चलती है, ठीक है। तो एकलिंगी जी को क्या है दीवान मानते हैं, एकलिंगी जी को दीवान के रूप में मानते हैं। और इन्हीं के समय की अगर बात करते हैं तो मुद्रा प्रणाली, इन्होंने क्या है अपने समय में कुछ मुद्रा प्रणाली का प्रचलन जो था वो किया था, मुद्रा प्रणाली की शुरुआत है वो की थी। तो इस प्रकार के कालभोज के द्वारा भारतरीस्य से उपाधि लेकर और बप्पा रावल की उपाधि धारण कर ये अपने के है जो वंश परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हैं और रावल शाखा की स्थापना करते हैं, गोहिल वंश की स्थापना करते हैं। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में गोहिल वंश से आगे बढ़ता है। इसके बाद में अपने अगले शासक कौन से आते हैं, अल्लट या आलू रावल है। अगले शासक कौन से आते हैं, अल्लट कहा जाता है या इसे आलू रावल की उपाधि दी गई है। तो हम दूसरे शासक पढ़ेंगे अल्लट या आलू रावल है। कौन से रावल, आलू रावल, अल्लट या आलू रावल है। अगले शासक है अल्लट या आलू रावल, अल्लट या आलू रावल है। इन्होंने हुण शासक, इन्होंने अगर हम बात करते हैं कौन से आते हैं, हुण राजकुमारी, सीधा लिखते हैं हुण राजकुमारी। कौन सी राजकुमारी है, हुण राजकुमारी हरियाली देवी से विवाह किया था। हुण राजकुमारी हरियाली देवी से विवाह किया। अल्लट या आलू रावल के द्वारा हुण राजकुमारी हरियाली देवी से विवाह किया गया था।
इन्होंने इससे जब विवाह किया था तो ये क्या थे, हुण थे तो कौन से थे, विदेशी है, विदेशी है तो इनका मुख्य कार्य क्या था, लड़ाई झगड़ा करना है, लड़ाई झगड़ा करना है। तो इनका मुख्य कार्य क्या हुआ करता था, केवल और केवल क्या, लड़ाई झगड़ा करना था। सारा दिन क्या लड़ाई झगड़ा किया करते, जो क्षेत्र में है उसको अपने अधीन कर लो, जो न है तो उसको थोक पीन करके अपने अधीन में कर लो, ठीक है। तो इनका क्या लड़ाई झगड़ा करना था। और इन्होंने अगर बात करते हैं तो अल्लट आलूराव ने इसलिए शादी की कि जो अगर मेरे पास कोई लड़ाई झगड़ने वाली एक वंश आ गया तो मैं उससे क्या है, अपने कबीले का विस्तार करूंगा, अपने साम्राज्य का विस्तार करूंगा। तो हुणों की सहायता से अल्लट ने हुणों की सहायता से अपने साम्राज्य, कौन सा राज्य है, साम्राज्य का विस्तार किया। हुणों की सहायता से, हुणों राजकुमारी हरियाली देवी से इसलिए शादी की किसने, क्यों, लड़ाई झगड़े वाली तो अपने के काम आएंगे, किसी प्रकार से क्या, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करवा दो और उनके अपने अधीन में कर लो। तो ये क्या है, लड़ाई झगड़े वाली थे, साम्राज्य का विस्तार किया था, हुणों की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और इसी के समय आरंभ होती है नौकरशाही, आरंभ हुई नौकरशाही। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि मेवाड़ का वह शासक कौन सा था जिसने नौकरशाही के बारे में प्रथम बार अनुमति ली थी। पहले कोई नहीं जानता था कि नौकर है कौन है, ठीक है। तो इसने प्रथम बार नौकरशाही के, नौकरी के बारे में या नौकरशाही के अधीन में रखने के लिए प्रथम बार परंपरा को स्टार्ट करने वाला मेवाड़ का शासक कौन सा था, अल्लट है। कौन सा आता है, अल्लट है। ये इसको क्या बनाते हैं, नौकरशाही प्रारंभ की। और इसने राजधानी किसको बनाया था, राजधानी किसको थी, महाड़ है। तो इसकी प्रथम राजधानी पूछेगा तो वो कौन सी, नागदा है। प्रथम राजधानी तो वो क्या, नागदा बनाई हुई थी। और दूसरी राजधानी कौन सी आती है, आड़ है। पूछा जाता है मेवाड़ की दूसरी राजधानी बताइए। तो मेवाड़ की अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था, आहड़ को। और किसने बनाया था, अल्लट या आलूराव ने इसको कहे राजधानी बनाया था। अल्लट या आलूराव के द्वारा कहे राजधानी बनाया गया था। इनके द्वारा वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, वराह मंदिर का निर्माण। तो वह शासक है जिनके द्वारा वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था, वो कौन सा था, अल्लट या आलूराव है, आलूराव है। इनके द्वारा वराह मंदिर का जो निर्माण था वो करवाया गया था। इसकी अगर हम बात करते हैं, हरियाली देवी है, शादी क्यों की थी, क्योंकि ये क्या थे, हुण थे। हुणों का मुख्य कार्य क्या था, लड़ाई झगड़ा करना था। विदेश से जाते थे, लड़ाई झगड़ा करना था। लड़ाई झगड़े के माध्यम से क्या ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके बाद में अगले शासक हमने पढ़ा था जेतर सिंह। अगले शासक कौन से आते हैं, जेतर सिंह। तो इन अगर शासकों का क्रम याद रहेगा और उनकी बातें याद रहेगी तो मेवाड़ के इतिहास बहुत इजी है। कुछ बड़ा तो है लेकिन बहुत ही आसान होगा। इसके शासक कौन से आते हैं, जेतर सिंह। जेतर सिंह, जेतर सिंह शासक कौन से थे, जेतर सिंह है। और इधर अपना दिल्ली का सुल्तान कौन सा था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये कौन सा है, रजिया सुल्तान का पिता है। रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा, जिसने हिस्ट्री पढ़ी है उसके पता होगा रजिया सुल्तान कौन थे। इसके बारे में एक अलग सी कहावत है, अलग ही इनके बारे में बातें हैं, कभी टाइम मिलेगा तो देखेंगे। तो जेतर सिंह था। अगला शासक कौन सा बनता है, जेतर सिंह है। इधर दिल्ली का सुल्तान कौन सा था, इल्तुतमिश है। ये कौन सा था, दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक। ये जेतर सिंह की राजधानी कौन सी थी, नागदा उदयपुर। नागदा उदयपुर है कोई राजधानी, नागदा उदयपुर इनकी जो राजधानी थी। जेतर सिंह के द्वारा नागदा उदयपुर को राजधानी माना प्रथम रूप से। तो ये इस राजधानी को मानते हैं। इल्तुतमिश इसे पहले तो क्या समझाने के लिए कहता है कि तुम मेरे अधीन आ। मेवाड़ का तो शासक है, मेरे अधीन आता, लेकिन जेतर सिंह ने क्या मना कर दिया था, कभी इसके अधीन में नहीं किया, कभी इसकी बातों में नहीं आया। उसने कहा स्वतंत्र रहेंगे और शासन करेंगे। जेतर सिंह ने कहा था हम तो स्वतंत्र रहेंगे और शासन करेंगे। इसी तरह तो यह बात दिल्ली के सुल्तान जो था इल्तुतमिश था उसको पसंद नहीं थी। इसने क्या इसके ऊपर आक्रमण किया। प्रथम बार आक्रमण किया नागदा के ऊपर, सफल नहीं हुआ। दूसरी बार किया, सफल नहीं हुआ। तीसरी बार किया, सफल नहीं हुआ था। जेतर सिंह इससे परेशान हो गया। जेतर सिंह बार बार आक्रमण से क्या परेशान हो जाता है कि बार बार ये आक्रमण कर रहा है, मुझे आराम से रहने नहीं दे रहा है। तो इसने क्या है अपनी सेना का विस्तार किया था, अपनी सेना का विस्तार किया था और सैनिकों को क्या है किसी भी प्रकार की सारी स्वतंत्रता दे दी थी। इसको क्या हराना है, इल्तुतमिश को हमें हराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो इनके द्वारा क्या युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम क्या, भोतला का युद्ध है। भोतला का युद्ध है, भूताला का युद्ध, यहाँ का मैदान उसका नाम क्या, भूताला था। उस मैदान में युद्ध हुआ और इस युद्ध में ये इल्तुतमिश को क्या हरा देते हैं। भूताला के मैदान में युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में क्या है इसे हरा देते हैं।
भुताला का युद्ध का जो था, इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1227 ईस्वी में लड़ा गया। 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसे भुताला का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में जेतर सिंह जीत जाता है। इस युद्ध में क्या है, जेतर सिंह जीत जाता है। जेतर सिंह जीतने के बाद इल्तुतमिश वापस जा रहा था, नागदा से जैसे वापस जा रहा तो नागदा को क्या है, तहस नहस कर देता है। नागदा को क्या है, तोड़ मरोड़ देता है। जो भी यहाँ की रियासत थी, जो भी यहाँ की सत्ता थी, जो भी परंपराएं थी, जिस प्रकार की इन्होंने विरासत बना रखी थी जेतर सिंह ने, उसको क्या तोड़ मोड़ देता है और वापस दिल्ली की तरफ चला जाता है। गुस्से में था, वापस दिल्ली में चला जाता है। तो इसके बाद में ये जेतर सिंह है, ये राजधानी परिवर्तन करता है और राजधानी किसको बनाता है, चित्तौड़गढ़। राजधानी किसको बनाया था, चित्तौड़गढ़ में। क्यों, इसको तो खत्म कर दिया था, दोबारा यहाँ तो कोई मतलब नहीं था, इसलिए क्या राजधानी परिवर्तन करता है, राजधानी किसको बनाता है, चित्तौड़गढ़ को। ये कौन सा था, जेतर सिंह है। और जेतर सिंह के समकालीन में कौन सा था, इल्तुतमिश था, जो भुताला के युद्ध के माध्यम से क्या राजधानी परिवर्तन करवाता है। इस युद्ध में इल्तुतमिश स्वयं हार जाता है और हारने के बाद में दुखी होकर जब वह वापस जा रहा था तो उसने क्या, जो उनके द्वारा नागदा राजधानी बनाई थी उसको क्या तोड़ देता है। इसकी जो भी व्यवस्थाएं थी उनको उखाड़ देता है, फेंक देता है, वापस पहुंच जाता है। तो ये राजधानी परिवर्तन करता है, कहाँ लाता है, चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में अगले शासक है रतन सिंह। 1301 से लेकर 1303 तक शासक आएंगे, रतन सिंह है, उनके बारे में आगे कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना है, थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट किया है, कल हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।